नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का NH 24/7 पर। आप देख रहे हैं आधा दिन पूरी खबर और मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो चलिए बात कर लेते हैं कुछ अहम खबरों की। तो दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में आई बड़ी तकनीकी खराबी से कई उड़ानें प्रभावित हुई हैं। ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम यानी कि AMSS सॉफ्टवेयर में तकनीकी गड़बड़ी हो गई है। इसके चलते उड़ानों का टेक ऑफ और लैंडिंग डेटा ठप हो चुका है। तकनीकी खराबी की वजह से 300 से ज्यादा उड़ानों में देरी हो गई है। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स अब मैनुअली संचालन कर रहे हैं, जिससे कामकाज धीमा हो गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी और एयरलाइन कंपनियों ने यात्रियों से फ्लाइट अपडेट लगातार चेक करने की अपील की है। और इसके अलावा आपको बता दें कि तकनीकी टीम जो है खराबी को दूर करने में लगातार जुटी हुई है। ATS सिस्टम ठप हो चुका है। फ्लाइट 50 मिनट तक इस वक्त लेट चल रही हैं और 300 से ज्यादा ऐसी उड़ानें हैं जो डिले हुई हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम दिल्ली में फेल हो चुका है। और इस बीच चलिए रुक कर लेते हैं खजुराहो का, जहां से बड़ी खबर आ रही है। विश्व विजेता बनकर लौटी है क्रांति गौड़। खजुराहो पहुंची क्रांति गौड़, थोड़ी देर में छतरपुर पहुंचेंगी क्रांति। तो छतरपुर से गुवारा पहुंचेंगी। गुवारा बस्ती की ही रहने वाली है क्रांति और थोड़ी ही देर में छतरपुर के गुवारा पहुंचेंगी। खजुराहो से गुवारा तक स्वागत किया जाएगा जगह जगह पर। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। क्रांति गौड़ जिन्होंने मध्य प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है, मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात की। सरकारी नौकरी और 1 करोड़ की नाम राशि इन्हें दी गई है। अब स्वागत की तैयारियां हैं जब अपने घर पहुंचेंगी। खजुराहो पहुंचेंगी और उसके बाद छतरपुर के गुवारा जाएंगी। तो क्रांति गौड़ के परिवार से हम मिलाते हैं। उनकी मौसी के बेटी भी मौजूद हैं, चाचा की बेटी भी मौजूद हैं, भतीजी भी मौजूद हैं। उनके परिवार के लोग बड़े उत्साह के साथ यहाँ खड़े हुए हैं और उनसे हम बात करेंगे। जी, आप शुभ नाम आपका? मेरा नाम वैष्णवी गौड़ है और मैं क्रांति गौड़ की भतीजी हूँ। किस तरह से आपको उत्साह है आज आने का उनके? ये हमारे लिए बहुत प्राउड का मोमेंट है कि हमारी मौसी वर्ल्ड कप जीत के यहाँ आ रही हैं। हम उनका स्वागत किया और बहुत ही अच्छा लग रहा है हमारे लोगों को। आपने मैच देखा है? जी हाँ, बिल्कुल। कैसा रहा उनका जो खेलने का तरीका है वो बहुत ही बेस्ट है और वो जो बॉलिंग करती है मीडियम पेस, वो भी बहुत सही है। आज आप परिवार के साथ यहाँ आई हैं, किस तरह से इंतजार कर रही हैं उनका? हम उनका वेट कर रहे हैं क्योंकि अब उनकी फ्लाइट लेट हो गई है। चीफ मिनिस्टर ने हमारे यहाँ के उनका स्वागत भी किया है, तो बस इसलिए। आपने जब उनका मैच देखा, मैच के दौरान उनका जो अनुभव रहा खेल का, वो देखकर आपको कैसा लगा? बड़ी बड़ी स्क्रीन में आपने देखा, मोदी जी से भी उन्होंने मुलाकात की, कैसा क्या रहा? वो हमारे बहुत अच्छा लगा और ये सब देख के, हमारे मैच वगैरह देख के बहुत ही प्राउड का मोमेंट था। जब हम लोग मैच टीवी पे देख रहे थे तो हम अपनी मौसी पे ज़्यादा फोकस करते थे कि हमारी मौसी बॉल कैसे फेंक रही है, कैसे फील्डिंग कर रही है वगैरह वगैरह। बहुत ही अच्छा था। जी, आपका शुभ नाम? कविता अवस्थी जी, खजुराहो। आप भी आए हैं उनसे मिलने के लिए? हम भी उनको मिलने आए। आपने मैच देखा है उनका? हाँ देखा है और ये बहुत खुशी की बात है जो हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं कि एक बेटी ने इतना बड़ा काम करके दिखाया है कि जो लोग कहते थे कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती हैं, वो करके दिखाया कि अब लोग ये नहीं कहेंगे कि बेटियां क्या नहीं कर सकती हैं। बेटियां सब कुछ कर सकती हैं, बेटियां लड़कों से भी आगे हैं। के परिजन हैं और साथ में भाभी भी हैं, मौसी की बेटी भी है, भतीजी भी है। तमाम लोग साथ में यहाँ पर बधाई देने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए आए हुए हैं। बड़ी बड़ी स्क्रीनों पे जब देखा, मोदी जी से मुलाकात की, सीएम ने भी प्रोत्साहन राशि दी, सीएम से भी मुलाकात की, तमाम जगह जब वार्तालाप हुई, इसके बाद आज उनके आगमन को लेकर बड़े ही उत्साह के साथ ये लोग एयरपोर्ट में खड़े हुए हैं। INH के लिए छतरपुर से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। तो आज राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो गए हैं और इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित समारोह को संबोधित किया। 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पे पीएम मोदी ने कहा है कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि एक मंत्र है, एक स्वप्न और एक संकल्प है। ये मां भारती की आराधना है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि वंदे मातरम भारत की आजादी का उद्घोष था और ये हर युग में प्रासंगिक होगा। इसके अलावा कहते हुए नजर आए कि 1937 में इस गीत का एक हिस्सा हटाया गया था जिसने विभाजन की सोच को जन्म दिया। इस मौके पर पीएम मोदी ने डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किया है और साल भर चलने वाले स्मरण समारोह का शुभारंभ भी किया है।
इसके अलावा सामूहिक गायन कार्यक्रम में हिस्सा भी लेते हुए नजर आए हैं पीएम मोदी। तो 3 तस्वीरें हैं जो आज दिल्ली से निकलकर सामने आई हैं। और चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। बात हम करते हैं पचमढ़ी की और कांग्रेस पार्टी की। पचमढ़ी में कांग्रेस के जिला संगठन सृजन प्रशिक्षण कार्यक्रम में कल का दिन बेहद खास होगा, क्योंकि कल कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पचमढ़ी पहुंचेंगे। तो आपको बता दें कि इस दौरान वे कांग्रेस के सभी जिलाध्यक्षों और उनके परिवारों के साथ डिनर करेंगे। गांधी चौक में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। 8 नवंबर को राहुल गांधी स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली से भोपाल आएंगे। दोपहर करीब 2:30 बजे वो हेलीकॉप्टर से पचमढ़ी के लिए रवाना हो जाएंगे और फिर रविशंकर भवन में मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक होगी। बैठक के बाद 3 घंटे जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे और यहां आप जान लीजिए कि राहुल रात में रविशंकर भवन में ही रुकेंगे। तो कल पचमढ़ी आ रहे हैं राहुल गांधी। शाम 4:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे राहुल गांधी। और पाठशाला एक तरह से जिला अध्यक्षों की हो रही है। पाठशाला में कल के क्लास टीचर राहुल गांधी होंगे। 1-to-1 चर्चा भी कर सकते हैं। डिनर का प्रमुख कार्यक्रम होगा। जिला अध्यक्षों के परिजन भी राहुल गांधी के साथ डिनर में शामिल होंगे। तो स्पेशल फ्लाइट से पहुंचेंगे और दोपहर 2:30 बजे भोपाल से पचमढ़ी जाएंगे। रविशंकर भवन में मध्य प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक होगी। इधर देश में वोट चोरी के आरोपों पर सियासी बयानबाजी लगातार जारी है। विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी नेताओं पर 2 अलग अलग राज्यों में वोट डालने का आरोप लगाया और इसे वोट चोरी का सबूत भी बताया है। तो आम आदमी पार्टी, आरजेडी और कांग्रेस ने दावा यह किया है कि बीजेपी के सांसद राकेश सिन्हा ने दिल्ली और बिहार दोनों चुनाव में वोट डाला। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट साझा भी किए, जिसमें राकेश सिन्हा 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में और 6 नवंबर को बिहार के चुनाव में वोट डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इस पूरे मामले में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है और अब बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज के आरोप का जवाब दिया है। बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने वोटर कार्ड दिल्ली से बिहार के गांव मानसपुर में ट्रांसफर कराया है। उन्होंने आगे कहा कि मेरा पुश्तैनी घर बिहार के बेगूसराय जिले में है। वहां पर मेरे परिवार के लोग रहते हैं। वहां पर मेरा स्थायी पता भी है और संसद में भी यहीं पर मेरा स्थायी पता बताया गया। उन्होंने इसे राजनीति का निचला स्तर बताते हुए कहा, ये आरोप झूठा है और मानहानि के योग्य है। दिल्ली की मतदाता सूची में मेरा नाम था और मैंने वहां की मतदाता सूची से नाम हटाकर अपने पुश्तैनी गांव, जो बिहार के बेगूसराय जिले के मंसीरपुर में है, जहां मेरा घर है, जो मेरा स्थायी पता है, जहां मेरी खेती है, जहां मेरे लोग रहते हैं, मेरे घर के लोग रहते हैं, वहां की मतदाता सूची में मैंने अपना नाम डलवा दिया। और मेरा देश की मतदाता सूचियों में से सिर्फ बिहार के मतदाता सूची में नाम है। इसके बावजूद बिना तथ्यों को जांचे जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया और टेलीविजन चैनलों पर गलत अफवाह उड़ाया, गलत आरोप लगाए। अब चलिए बात करें थे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, जिनके नेतृत्व में हिंदू सनातन एकता पदयात्रा 2.0 का शुभारंभ हो चुका है। दिल्ली के इंद्रप्रस्थ से शुक्रवार को शुरू हुई हिंदू सनातन एकता पदयात्रा वृंदावन तक पहुंचेगी। तो इस यात्रा में कथावाचक जया किशोरी भी शामिल रहेंगी। उन्होंने वीडियो संदेश के माध्यम से सभी सनातनों से आग्रह किया है कि वे इस यात्रा में अपनी सहभागिता बनाएं और पूरी दुनिया के सामने हिंदू एकता का स्वरूप प्रस्तुत करें। तो बता दें आपको कि दिल्ली के कात्यायनी मंदिर परिसर में संत महात्माओं की उपस्थिति में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस मौके पर संतों ने धर्म ध्वज सौंपा है। बागेश्वर बाबा के नेतृत्व में यात्रा वृंदावन की तरफ आगे बढ़ गई है। पदयात्रा का उद्देश्य है सनातन हिंदुओं को जोड़ना और दुनिया के सामने एकजुटता का संदेश भी देना। तो इस यात्रा के माध्यम से हिंदुओं की ताकत और एकता का संदेश पूरे विश्व तक जाएगा। तो दिल्ली से वृंदावन तक ये पदयात्रा है और तमाम संत इकट्ठा हो रहे हैं। राजनीति नहीं, आध्यात्मिक ये पदयात्रा है कहते हुए नजर आए बागेश्वर बाबा और उन्होंने ये भी लोगों से अपील भी की है
कि सभी सनातनी इसमें हिस्सा लें, जुड़ें और आगे बढ़ें। तो ये भी कहा बागेश्वर धाम के पंडित ने कि जातियां भले ही अलग अलग क्यों ना हो, धर्म सभी के एक हैं, हम सभी सनातनी हैं। तो राष्ट्रगान के साथ यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। ये यात्रा जो है दिल्ली से वृंदावन की तरफ बढ़ चुकी है। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। धर्म ध्वज लेकर हजारों सनातनी निकल पड़े हैं। दिल्ली से वृंदावन तक की कूच की गई है। राजनीतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक पद यात्रा है, ये कहते हुए नजर आए हैं बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। और वाकई तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दिल्ली से, ये सीधी तस्वीरें देख सकते हैं साधना। धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम के पंडित जो है वो नजर आ रहे हैं और भारी भीड़ है यहाँ पर। धर्म ध्वज लेकर सभी आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रगान के साथ यात्रा का शुभारंभ हुआ है, अब वृंदावन तक जाने की तैयारी है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, धर्म ध्वज लेकर यहाँ पर बागेश्वर बाबा जो है आगे बढ़ते हुए। तो बिल्कुल दिल्ली से लेकर वृंदावन तक की पदयात्रा है, लेकिन जोश, उत्साह, उमंग लोगों की देखिए देखते ही बन रही है। जिस तरह से भगवा लहरा रहा है और हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं बागेश्वर धाम के पंडित भी, पीठाधीश्वर भी। धीरेन्द्र शास्त्री ने पदयात्रा का शुभारंभ कर दिया है। सनातन एकता पदयात्रा का आज से शंखनाद हो चुका है। भारी भीड़ लोगों की इसमें नजर आ रही है, भारी संख्या में लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। जैसे जैसे पदयात्रा आगे बढ़ रही है वैसे वैसे लोगों का हुजूम इसमें जुड़ता जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग बढ़ चढ़कर इसमें भागीदारी निभा रहे हैं। तो देश विदेश से यहाँ पर हिंदू पहुंचे हुए हैं। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक यात्रा चलेगी और जिसमें आह्वान किया है यहाँ पर बाबा ने कि जो हिंदुत्ववादी विचारधारा का है वो जरूर इसमें शामिल हो। बागेश्वर महाराज ने ये अपील की है। और आपको बता दें कि इस दौरान पदयात्रा में मां ऋतंभरा चिदानंद मुनि जी, ऋषिकेश स्वामी ज्ञानानंद और महाराज गीता मनीषी, ये तमाम जो संत है वो इसमें मौजूद रहने वाले हैं। 50 संत महात्मा हैं जिनकी गरिमामयी मौजूदगी रहेगी। तो सनातन हिंदू एकता की तरफ बाबा बागेश्वर की एक और बड़ी हुंकार है। हुंकार के साथ हजारों लाखों की संख्या में लोग इसमें जुड़ते जा रहे हैं। सनातन एकता पदयात्रा 2.0 का आगाज हो चुका है। शुभारंभ इतना शानदार है तो इसका अंजाम कितना अच्छा होगा ये भी देखने वाली बात होगी। इस पर सबकी निगाहें टिकी, क्योंकि इस बार जो संदेश देना चाहते हैं सनातनी हिंदुओं को बागेश्वर बाबा, वो संदेश हर घर तक पहुंच पाता है या फिर नहीं, लेकिन धर्म ध्वज लेकर लोग निकल पड़े हैं। हजारों की संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। दिल्ली से लेकर वृंदावन तक की यात्रा, और राजनीतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक पदयात्रा इसको पहले ही करार दे चुके हैं बागेश्वर धाम के पंडित। और ये भी कह रहे हैं कि जातियां कितनी भी क्यों ना हो, सभी हिंदू हैं, सभी सनातनी है, सभी एकजुट हैं। चलो एक बार फिर से बात कर लेते हैं। विश्व विजेता बनकर लौटी है क्रांति गौड़, अब खजुराहो पहुंच गई हैं क्रांति गौड़। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। थोड़ी देर में छतरपुर पहुंचेंगी, छतरपुर से गुवारा बस्ती जाएंगी जहां की रहने वाली है क्रांति। तो पहुंच गई हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बेहद ये गौरव का पल है वाकई। परिवार वाले वहां पर मौजूद है। कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया भी था, परिवार वालों से बातचीत भी की थी और खुशी का ये मौका है। क्रांति अब अपने घर पहुंच रही हैं और भारत और मध्य प्रदेश का नाम इन्होंने रोशन किया है। छोटी सी बस्ती की रहने वाली है। काफी संघर्षों के बाद उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया और ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। स्वागत उनका किया गया है, तो भव्य स्वागत हुआ है और अपने बीच उनको परिजन पाकर बेहद खुश है। जनता बेहद खुश है क्योंकि छतरपुर की बेटी ने न सिर्फ मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया बल्कि पूरे देश भर का नाम रोशन किया है। विमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप हमने जीता जिसमें क्रांति गौड़ टीम में शामिल रही थी। उन्होंने बॉल से लोगों को पटकनी दी। जिस तरह से साउथ अफ्रीका की टीम को उन्होंने मात दी, हराया है। गजब की बॉलिंग करती हैं क्रांति और यही वजह है कि आज पूरे देश में क्रांति गौड़ का जो नाम है वो सुनाई दे रहा है, इसकी गूंज सुनाई दे रही है। ये कि वर्ल्ड कप जीत के आए तो जो इच्छाएं थी और जो मन में लगन थी, इंडिया खेले तो इंडिया जो क्रिकेटर है, प्रोफेशनल क्रिकेटर है, उसके मन में होता है कि हम भी वर्ल्ड कप खेलें और वर्ल्ड कप जीत के लाएं। और फर्स्ट टाइम
क्रांति को खेलने का मौका मिला और आज वो देश का नाम रोशन करके मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड का और गांव का परिवार का नाम रोशन कर आज वर्ल्ड कप ट्रॉफी लेकर आई। क्रांति ने सबसे पहले तो वहाँ पे बोला कि मेरे भाई हैं बड़े और तो वो आपके बहुत बड़े फैन हैं और मिलने की इच्छा है। तो हाँ, उन्होंने बोल रखा है कि जिस दिन आप दिल्ली आए तो मैं जाऊंगा उनसे मिलने। जब क्रांति घर से गई थी क्या कह के गई थी? क्रांति तो ये कि उसकी प्रोफेशनल क्रिकेटर है, उसकी इच्छा है कि अगर मैं वर्ल्ड कप खेलने जा रहा हूँ तो जीत के लाऊं और अपना उसका खुद का नाम तो है माता पिता का, प्रदेश का, देश का नाम। चलिए बढ़ेंगे आगे खबरों में। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने केंद्रीय महिला बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर से अपने विधानसभा क्षेत्र में एक विद्युत ग्रिड का लोकार्पण उन्होंने कर दिया उनसे पहले ही, जबकि 9 नवंबर को केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के विधानसभा क्षेत्र के बाग विकासखंड के अखाड़ा गांव में विद्युत ग्रिड का लोकार्पण करने वाली थी। तो उमंग सिंघार का कहना है कि ये ग्रिड 2018 में कांग्रेस सरकार में स्वीकृत किया गया था। इतना ही नहीं, सिंघार ने आरोप लगाते हुए कहा कि सावित्री ठाकुर को लाल बत्ती में घूमने का शौक है। 16,000 आंगनबाड़ी भवनों की आवश्यकता है। बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, लेकिन उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उस क्षेत्र के लिए आप काम ही नहीं कराना चाहते। लाल बत्ती गाड़ी में केंद्रीय मंत्री होकर घूमती रहती। एक साल से ज्यादा हो गया मंत्री बने, केंद्रीय मंत्री। महिला बाल विकास की मंत्री बनी। पूरे प्रदेश के अंदर कुपोषण की स्थिति है, लेकिन कभी सावित्री ठाकुर ने बच्चों के बारे में बात ही नहीं करी। ऐसी मंत्री है, उसकी गलती नहीं है, वो सीधी बहन है, मेरे अच्छे संबंध है, लेकिन जिस समाज से हो, जिस क्षेत्र की हो। रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ ब्लॉक के पुरुंगा गांव में प्रस्तावित कोल माइंस की जनसुनवाई का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। ग्रामीणों का प्रदर्शन दूसरे दिन भी लगातार जारी रहा है। ठंड के बावजूद महिलाएं, पुरुष और बच्चे रात भर सड़कों पर डटे रहे। ग्रामीण 11 नवंबर को होने वाली जन सुनवाई को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। वहीं नहीं तो उग्र आंदोलन की चेतावनी भी उन्होंने दी है। खरसिया विधायक उमेश पटेल और धर्मजयगढ़ विधायक लालजीत सिंह राठिया ने भी धरना स्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों का समर्थन किया। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी का कहना है कि जन सुनवाई को निरस्त करने की मांग तार्किक नहीं है, क्योंकि ग्राम सभा का प्रस्ताव जन सुनवाई के बाद लिया जाता है। ग्रामीणों को लगातार समझाइश दी जा रही है। अब इधर जन सुनवाई में वो समस्या रख सकते हैं, ये समझाइश उन्हें लगातार दी गई है। प्रदर्शन के चलते कलेक्ट्रेट मार्ग पर आवागमन पूरी तरह से ठप है। लोगों को भारी परेशानी हो रही है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी की घोषणा के बाद इसकी तैयारी तेज हो गई है। किसान अब भी धान खरीदी पोर्टल में पंजीयन को लेकर परेशान है। सूरजपुर से खबर है, जहां पे शुक्रवार को भी कई किसान रजिस्ट्रेशन कराने के लिए इधर उधर भटकते रह गए। किसानों को डर इस बात का है कि अगर पंजीयन नहीं होता है तो वो धान नहीं बेच पाएंगे। मामले में पूर्व डिप्टी सीएम जय सिंहदेव ने धान खरीदी प्रक्रिया पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सरकार से धान खरीदी पोर्टल को सरल और सुचारू करने की मांग की। कंप्यूटरीकरण से सुविधा मिलनी चाहिए। वहाँ कई जगह ये देखने को मिल रहा है कि परेशानियां भी बढ़ गई हैं। उन परेशानियों के निदान का विकल्प सरकार के पास होना चाहिए। आप कंप्यूटर पे रिकॉर्ड लाना चाहते हैं, उसमें कोई हर्जा नहीं है, आप कंप्यूटर पे लेके आइए। लेकिन अगर कंप्यूटर ठीक से जवाब नहीं दे रहा है, उसमें एंट्री ठीक से नहीं हो रही है, किसी की जमीन है और कंप्यूटर 0 दिखा रहा है, तो इसका हल सरकार को करना है। नागरिक परेशान हो गया है, किसान है परेशान हो गया है, यहाँ जाना वहाँ जाना, गिरदावरी कराना, पटवारी का कराना। इधर सुहेला में पीएम श्री विद्यालय में गुरुवार को विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जहां पे कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों ने अपने वैज्ञानिक और रचनात्मक कौशल का प्रदर्शन भी किया। तो विद्यार्थियों ने विज्ञान और कला से जुड़े 450 प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए, जिनमें 215 विज्ञान के मॉडल हैं और 235 आर्ट एंड क्राफ्ट मॉडल शामिल हैं। बाद में बच्चों को हेल्प मिलती है कि आगे क्या करें। स्कूल हमारे स्कूल को 3 इयर्स हो चुके हैं। ये 2022 से ये हो रहा है, जिससे सारे बच्चे बहुत ज़्यादा सीखते हैं, बहुत ज़्यादा लर्न करते हैं कि कैसे
आगे हम लोग को काम आएगा, सब सीखते हैं। बेसिकली हम जब से इस स्कूल में आए हैं तब से हमने हर कोशिश की है कि हम बच्चों को अच्छे से अच्छा सिखा सकें, उनके टैलेंट को हम सबके सामने ला सकें। हमारे जो इस गांव के बच्चे हैं काफी टैलेंटेड हैं। आज गवर्नमेंट ने उन्हें चांस दिया है कि हमारे यहाँ पे हमारे सोहेला में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल ओपन किया है, और जैसा कि मुझे नॉलेज है कि हमारे सोहेला में एक ही इंग्लिश मीडियम स्कूल है। चलिए इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए NH24/7 के साथ। हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।